जी बेटा, आज हमने पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। आप जानते हैं कि कल हमने बड़ी डिटेल से बात पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है। आज हमने उसी तरीके से प्रोटीन की डिटेल जो है वो डिस्कस करनी है कि प्रोटीन किस तरीके से जो है बेटा वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। सारी बातें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चले देखें, अब प्रोटीन की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारी, कि हमारी बॉडी को डेली बेसिस के ऊपर कितनी प्रोटीन चाहिए, ठीक है ना। तो इससे जो है वो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी जो अडल्ट जो होता है ना, जो नौजवान एक बंदा होता है, उसकी डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है वज़न के हिसाब से 0.5 to 0.7 ग्राम होती है पर केजी, ठीक है ना। पर केजी जो है वो उसकी जो है बेटा वो इतनी मतलब किलो के हिसाब से, ठीक है ना। तो मतलब अगर एक बंदा जो है बेटा वो अगर 50 किलो का है तो उसकी डेली की जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अब आप जो है बेटा वो मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या जवाब आएगा। इसका जवाब आएगा बेटे जो है वो 25 ग्राम्स, यानी कि एक 50 किलो के वजन के बंदे की डेली की 25 ग्राम कम से कम उसको प्रोटीन चाहिए। बेटा पेज नंबर ये लिखा हुआ है इस पे, ये 92, पेज नंबर 92 है। अच्छा, अब मैं आगे मूव करूंगा। नेक्स्ट जो है बेटे वो ये है कि अब ये जो प्रोटीन है ना, हमारी बॉडी वेट और चिल्ड्रन के लिए जो 1 से 4 साल का होता है ना, उसकी ज़रा रिक्वायरमेंट था, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होता है। 3 से 4 ग्राम पर केजी, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो ग्रोइंग एज में होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी तेज़ी से ग्रो कर रही होती है। तो ग्रोथ करने वाले बंदे को बेटे ये ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो उनको एटीपी, उनको प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन आने की वजह से उनको 3 से 4 ग्राम पर केजी जो है बेटा ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन आपको किन किन जराए से हासिल होती है। जो देखें, प्रोटीन का हाजमा शुरू होता है आंत से, छोटी आंत से शुरू होती है ये हजम, मैदे में भी होती है कुछ हद तक। अच्छा, एक होती है एंडोजिनस प्रोटीन, ये आपकी अपनी बॉडी की प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी खुद बनाती है। ये तकरीबन 30 से 40 ग्राम पर डे आपकी बॉडी सिक्रीट करती है। ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं। ये कुछ डेड जो कंपोनेंट होते हैं ना, डेड जो सेल्स होते हैं उनका हिस्सा होती है। आपके बॉडी के जो डेड सेल होते हैं ना, उनकी प्रोटीन्स भी शामिल है इसमें। एक्सोजिनस प्रोटीन होती है जो डाइटरी प्रोटीन है। डाइटरी मतलब जो खुराक से हासिल होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि बेटा ये जो खुराक के ज़रिए आप लेते हो ना, ये तकरीबन 75 से 100 ग्राम लेते हो एक दिन में, और ये पौधों से भी हासिल हो सकती हैं, एनिमल से। ज़्यादातर एनिमल प्रोटीन होती है ये। हम जो प्रोटीन, जो गोश्त खाते हैं ना, गोश्त, वो सारी प्रोटीन होती है। अब बेटा इसकी डाइजेशन कैसे होगी? देखिए, प्रोटीन डाइजेशन मैदे से शुरू होती है, स्टमक से। एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं पेप्सिन। ये पेप्सिन जो होता है ना, ये स्टमक में काम करता है। अच्छा, पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन्स होती है ना, उनको पेप्टाइड्स में बदल देता है। ये बड़ी प्रोटीन है, उनको छोटी प्रोटीन में बना देगा। और ये काम करता है 2 से 3 pH के ऊपर। मैदे के अंदर मैंने आपको कल बताया था बात कि मैदे के अंदर जो pH होती है वो 2 से 3 होती है। मैदे के अंदर जो pH होती है वो 2 से 3 होती है। जब pH बढ़ जाए ना, pH 5 से ऊपर चली जाए, तो पेप्सिन काम करना छोड़ देता है। लिख दूं, पेप्सिन
2 से 3 pH पर काम करता है। जब pH 5, यार क्या तकलीफ है, पाँच से बढ़ जाती है, पेप्सिन काम करना छोड़ देता है ना, पेप्सिन काम करना छोड़ देगा। आंतों में पीएच जो होती है वो 5 से ज़्यादा होती है, यानी ये पेप्सिन सिर्फ मैदे में काम करेगा। ये लिखा हुआ ना, पेप्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ स्टमक विच इज एक्टिव एट लो pH 2 to 3, देख लो ये लिखा हुआ है, एंड कंप्लीटली इनएक्टिव एट pH 5। दिस मीन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मोस्टली अकर इन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम एंड जेजुनम अंडर द एक्शन ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस। देखो बेटा, पेनक्रियाज भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पैदा करता है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये पेनक्रियाज पैदा करता है। अभी है टाइम, ये पैदा करेगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये उनको तोड़ देते हैं। जो उनका टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब प्रोटीन सारी ब्रेक हो जाएगी। ये वो एंजाइम्स होते हैं बेटा जो किससे पैदा हो रहे हैं, मैं लिख रहा हूं दोबारा से। देखो, स्टमक से जो एंजाइम पैदा हो रहा है प्रोटीन को हजम करने वाला, वो एक ही एंजाइम है, डेट इज पेप्सिन। जबकि पेनक्रियाज से जो पैदा होते हैं, लबलबा से जो पैदा होते हैं, वो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पेनक्रियाटिक जूस। जूस। अब ये मुश्तमिल है नंबर 1 ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, ये 3 होते हैं इसमें प्रोटीन को हजम करने वाले। प्रोटीन को हजम वाले ये एंजाइम होते हैं। देखो बेटा, ये लिखा भी हुआ, पेप्सिन एंजाइम इन स्टमक, प्रोटीएज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स को ये तोड़ते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, ये पेप्टाइडेजेस आ गया। ये एंजाइम्स के नाम आपने याद करने, नाम सारे याद करने। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। देखो बेटा, ए यूजुअल जो प्रोटीन होती है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट थे ना, ऐसे ही ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब मैंने कल बताया था आपको बेटा पीएच क्या होती है। देखो पीएच मैं समझा देता हूं। पीएच किसी भी चीज की एसिडिटी, तेजाबियत या अल्कलीपन को शो करती है, तेजाबियत को शो करती है। पीएच की वैल्यू से आपको अंदाजा होता है, सुलेमान गौर से सुनना, पीएच की वैल्यू से आपको अंदाजा होता है कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। मतलब एक स्केल है हमारे पास जो 0 से शुरू होता है 14 तक जाता है, इसको कहते हैं पीएच स्केल। ये आपको बताता है कि देखो 0 से 7 तक जो भी चीज आएगी ना वो एसिडिक है। मतलब जिस भी केमिकल की पीएच 0 से 7 के अंदर आएगी वो एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में आएगी वो क्या है, वो अल्कली है, वो बेसिक है। अब जब मैंने कहा 2 से 3, तो 2 से 3 किस में आती है, 0 से 7 के अंदर आती है, तो ये क्या हुई, एसिडिक। अगर मैं कहता 8, तो वो क्या हुई, बेसिक। तो पीएच असल में एक स्केल है जो किसी भी केमिकल के बारे में आपको ये बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। सुलेमान बताओ, समझ आया आपको? अब देखिए यहां लिखा, प्रोटीन आर मोस्टली एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डाइपेप्टाइड। प्रोटीन किस शक्ल में एब्जॉर्ब होती है, डाइपेप्टाइड की शक्ल में, ट्राइपेप्टाइड की शक्ल में और अमाइनो एसिड की शक्ल में। मोस्टली ये अमाइनो एसिड की शक्ल में एब्जॉर्ब होते हैं। प्रोटीन
मोस्टली ये अमाइनो एसिड की फॉर्म में जो है बेटा ये होंगे, एब्जॉर्ब होते हैं। ये बात याद रखनी है। रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड अकर इन ड्यूडिनम। देखो बेटा ये छोटी आंत के हिस्से हैं, इनमें होती है, बट स्लो इन इलियम। असल हिस्सा भी यही है। इन द क्लोन दे आर डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन। क्लोन ना बड़ी आंत का हिस्सा होता है, ठीक है ना, ये छोटी आंत के हिस्से हैं। इससे बैक्टीरिया मतलब बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ हद तक प्रोटीन को हजम करने में मदद देते हैं। जो स्टूल होता है ना, जो स्टूल बोलते हैं फुजले को, जो फुजला होता है ना, उसमें भी कुछ डाइटरी प्रोटीन पाई जाती हैं, कुछ नहीं भी होते, कुछ डेब्रिस होता है, यानी टूटा फूटा गंध। प्रोटीन का बना हुआ ना थोड़ा सा गंध होता है, डेब्रिस, सेलुलर डेब्रिस, ये फुजले के अंदर पाया जाता है। किसी भी सोल्यूशन की पीएच को जानने के लिए बेटा बकायदा आलात होते हैं, आप वेट करो, वो सुटिक्स में आएगा टॉपिक। पीएच मीटर होते हैं, पीएच पेपर इस्तेमाल होता है, वो पीएच बता देते हैं आपको, ये सुटिक्स में आएगा टॉपिक। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन मोस्ट ऑफ द पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल बाइंड विद अ स्पेसिफिक। देखो जैसे मैंने कल बताया था ना कि प्रोटीन को खून में लेके जाने के लिए कुछ बाइंडिंग, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट खुराक की प्रोटीन को, खुराक की ठीक है ना, खून में ले जाती हैं। ये यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है। ये ना सोडियम के साथ भी बाइंड होते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट होने से पहले। सोडियम आयन होता है, ठीक है, ये याद रखना है। ये वाली लाइन बेशक ना याद करना। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना मोस्टली ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। ये जो प्रोटीन की मदद से लेके जाना होता है ना, इसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी प्रोटीन हेल्प कर रही है।